नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं और आपको देते हैं छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट। तो छत्तीसगढ़ में आज कुल 37 नए कोरोना मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में अब तक कुल कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 536 तक जा पहुंचा है, लेकिन प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 418 है। वहीं अब तक 117 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आज कुल 15 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं बिलासपुर में आज 10 नए केस सामने आए। वहीं जशपुर में भी 9 नए मामले सामने आए हैं। बिलासपुर में एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बेमेतरा में 5, धमतरी में 2 नए मरीज मिले हैं। रायपुर, रायगढ़ और मुंगेली में 3-3 नए मरीज मिले हैं। वहीं धमतरी, जगदलपुर में 1-1 नए मरीज पाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज 37 नए कोरोना मरीज मिले हैं। तो वहीं बिलासपुर में आज एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से। जितेंद्र, बिलासपुर में एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि अब जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है वो भी कोरोना की जद में आने लगे हैं। ठीक। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं तो बताइए, बिलासपुर में एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और जो फ्रंट में काम करने वाले वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बिलासपुर में आज जिस तरह से एक साथ 10 नए मामले सामने आए हैं, उसमें अभी जो जानकारी मिल रही है, सिम्स के एक डॉक्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि इससे पहले भी सिम्स की एक जूनियर डॉक्टर जो कोरोना एपीडी में ड्यूटी कर रही थी वो संक्रमित यहाँ पर मिल चुकी है। लेकिन ये दूसरा मामला है बिलासपुर की। अगर बात करें तो सिम्स में ही ये दूसरे डॉक्टर हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं सामने फ्रंट में काम कर रहे हैं वो संक्रमित मिल रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों एक शिक्षक भी यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनकी ड्यूटी रेलवे स्टेशन में लगी थी, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों की वापसी हो रही है उसको लेकर व्यवस्था बनाने के लिए एक शिक्षक की ड्यूटी लगी थी और वो भी कोरोना संक्रमित यहाँ पर हुए थे। तो ये देखा जा रहा है लगातार कि जो फ्रंट में काम करने जो वाले वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर लगातार संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि बिलासपुर की जो स्थिति है, यहाँ भी तेजी से कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं। आज 10 मरीजों के साथ 58 एक्टिव केस बिलासपुर जिले में अकेले हो गए हैं। इससे पहले जरूर ये राहत वाली बात है कि आज 3 मरीज भी यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं कोविड अस्पताल से। इसमें जो जानकारी मिल रही है, जो सिम्स की जूनियर डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिली थी आज वो भी ठीक हुई है, वो भी यहाँ पर डिस्चार्ज हुई है। लेकिन इसके साथ ही एक चिंता वाली बात यह है कि सिम्स के जिस तरह से लगातार डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं और जो फ्रंट में काम करने वाले वॉरियर्स संक्रमित हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो जिस तरह से सुरक्षा के उपाय जो होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार जो वॉरियर्स हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस वक्त आपको एक ताजा अपडेट बता दें, 2 और नए मरीज मिले हैं छत्तीसगढ़ में और आज की अगर बात की जाए तो कुल आंकड़ा 39 तक जा पहुंचा है। आज एक दिन में 39 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के। बता दो आज आप इसी के साथ आज कुल 7 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं बिलासपुर भी लगातार कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। 58 नए मरीज वहां पर सामने आ चुके हैं। अब तक कुल आंकड़ा जो है 58 मरीज का। वहीं आज एक डॉक्टर भी संक्रमित पाया गया है बिलासपुर में। आज की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आज एक दिन में 39 नए मरीज सामने आए हैं और 536 अब तक आंकड़ा पहुंच चुका है कुल कोरोना संक्रमित का। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से स्कूल खोलने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है, लेकिन इस तारीख के बाद भी अगर कोरोना संक्रमण से हालात नहीं सुधरे तो स्कूल खुलेंगे या नहीं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का कहना है कि 1 जुलाई की टेंटेटिव तारीख स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए है। जून के अंतिम सप्ताह में एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इस बैठक के बाद तय होगा कि स्कूल 1 जुलाई से खोले जाए या फिर बाद में। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर टेकाम ने कहा कि बच्चे मास्क पहनेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। स्कूल संचालन के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसमें मिडिल और हाई स्कूल पहले खुलेंगे, बाद में प्राइमरी स्कूल। कई पालियों में और अलग अलग दिन भी क्लास लगाने पर विचार चल रहा है। जुलाई के महीने में हम लोग स्कूल खोल सकते हैं और जैसे भी हम स्कूल खोलेंगे उसकी हम लोग ने पूरी तैयारी की है। और जितने बच्चे वहाँ पर हैं आधे बच्चों को हम बैठाया जाए, जितने स्कूल के बच्चे हैं, और वहाँ पे अन्य कोई भवन है तो वहाँ भी उसकी व्यवस्था की जाए।
ताकि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान में रखा जाए और स्कूल की पढ़ाई भी वहाँ पर हो। स्कूल खोलने के लिए भी इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि नया शिक्षा सत्र जुलाई से जो होगा 1 जुलाई से होता था। मुझे लगता है कि अभी हमको 15 जुलाई तक कम से कम ये देखना चाहिए कि देश के हालात या छत्तीसगढ़ के हालात एकदम नॉर्मल ना हो, नहीं तो बच्चों पर रिस्क लेना 15 दिन में नुकसानदायक हो सकता है। लिखित में भी शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है कि किसी भी रीति से स्कूल खोलने की कोई जल्दबाजी न किया जाए। आधे अधूरे तरीके से अगर स्कूल खोला जाता है, स्कूल के दबाव में अगर खोला जाता है, तो पेरेंट्स एसोसिएशन राज्य सरकार के इस आदेश का हाईकोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रायपुर का और बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि शायद 1 जुलाई से स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर कोरोना का कहर इसी तरह बरपता रहा तो फिर क्या रहेगा शिक्षा विभाग का आगे का प्लान, और फिलहाल क्या कुछ रणनीति है शिक्षा विभाग की? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, राज्य सरकार के जो शिक्षा विभाग है उन्होंने 1 जुलाई को एक टेंटेटिव डेट रखा है कि 1 जुलाई से शिक्षा सत्र शुरू की जा सकती है। लेकिन जैसे हमें हमारी जो बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 तारीख जो है टेंटेटिव रखी गई है, ताकि अगर हम कोई डेट नहीं रखते तो जो है इनकी तैयारी भी नहीं हो पाती, इसलिए 1 तारीख रखी गई है 1 जुलाई। अगर 1 जुलाई तक जो है स्थिति सामान्य रही, क्योंकि अभी 1 महीने का वक्त है, आज 1 जून है और 1 जुलाई, अभी 1 महीने का वक्त है, तो संभव है कि 1 महीने में छत्तीसगढ़ की जो स्थिति जो है कोरोना से संबंधित वो सामान्य हो जाए। तो ऐसे में सरकार की अपनी एक तैयारी है कि 1 जुलाई से स्कूल खोला जा सकता है। लेकिन अगर उससे पहले अगर देखा गया कि स्थिति सामान्य नहीं हुई, तब ये जो है स्कूल नहीं खुलेंगे। अगर ये भी बात हुई है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह में एक समीक्षा बैठक भी होगी और इस समीक्षा बैठक के बाद तय होगा क्या स्कूल खोला जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं बता दूं कि लगातार हमारे पास और अन्य जो है लोगों के पास ये खबरें आ रही थी कि जो पालक हैं वो काफी चिंतित है अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। तो इसको लेकर जब मैं आज सवेरे फेसबुक लाइव कर रहा था शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से, तब ऐसे कई सवाल आए, जिसमें एक सवाल महत्वपूर्ण था कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को 1 जुलाई के बाद अगर स्कूल खुलती है तब वो अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजे, तब क्या उनके जो मॉनिटरिंग है वो कैसे होंगे, उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज की जाएगी। तब बताया गया, तब मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे नहीं भेजना चाहते, तब उस दौरान जो है एक पॉलिसी या जो है कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे सीधे फायदा जो है उनके पेरेंट्स को और बच्चों को मिल सके। लेकिन ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सरकार पूरी तरीके से स्कूल खोलने को लेकर जो है गंभीर है। अगर स्कूल खोला जा रहा है तो उनके व्यवस्थाओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। कुछ मैं बता दूं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, पहले अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो मास्क और उनको अपने हाथ जो साबुन से धोने होंगे। उसी तरीके से पाली में जो है जो कक्षाएं लगेंगी। और एक और अंतिम महत्वपूर्ण कि स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल पहले नहीं खुलेंगे, जो मिडिल और हाई स्कूल है जहां पे बड़े बच्चे रहते हैं जिनकी उम्र जो है 10 साल से ऊपर हो, वो उन बच्चों के क्लासेस पहले लगेंगे। तो ये साफ तौर पर सरकार जो है अपनी कार्य योजना तैयार कर रही है और 1 जुलाई को अगर स्थिति सामान्य रही तो 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। इससे पहले कि जो है पेरेंट्स और पेरेंट्स एसोसिएशन जो है अगर 1 जुलाई को स्कूल खोले जाने का विरोध कर रहे हैं, जो पहले जो यह बात सामने आई थी, और स्कूल जो पेरेंट्स एसोसिएशन का यह भी कहना है कि अगर सरकार 1 जुलाई को स्कूल खोलती है तो इसके विरोध में जो हम हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाएंगे। वहीं बीजेपी का भी कहना है कि स्कूल जो है 15 जुलाई तक स्थिति सामान्य हो जाने के बाद खोला जाना चाहिए। चलिए सौरभ, बिल्कुल शिक्षा विभाग की तरफ से फिलहाल एक टेंटेटिव डेट जारी की गई है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है, समीक्षा की जाएगी स्थिति की, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा और अंतिम फैसले के बारे में भी IBC 24 अपने दर्शकों को बताता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने राज्य सरकार से क्वारंटीन सेंटरों में बदइंतजामी को लेकर 10 सवाल किए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि प्रदेश में कोरोना से हो रही संदिग्ध मौतों पर सरकार मौन क्यों है। क्वारंटीन सेंटर्स
को लेकर के केंद्र क्यों बनते जा रहे हैं और ये मौत का केंद्र बन गए हैं। क्वारंटीन सेंटर से लोग क्यों भाग रहे हैं। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि क्वारंटीन सेंटर को संचालित कर रही पंचायतों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। जांच को लेकर बीजेपी ने सवाल किया है कि रैपिड टेस्ट के जरिए मजदूरों की तुरंत जांच क्यों नहीं की जा रही। वहीं राज्य के सब्जी बाजार, शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा है। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि कोरोना जांच के लिए जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो कूड़ेदान में क्यों फेंके जा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामियों की मिल रही शिकायतों को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस बारे में प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष से इसके लिए सुझाव भी मांगे हैं। करीब 20,000 जगह क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई है और विभाग अपने तरफ से कर रहा है। तो मीडिया से भी सहयोग मांगा है और जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा है कि कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को आती है तो अगर उपलब्ध करा देंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी उसको सुधार कर सकते हैं। किस प्रकार से वहाँ पर मृत्यु होती है, किस प्रकार से वहाँ पर आत्महत्या फांसी लगाई जाती है, किस प्रकार से वहाँ सर्पदंश से बिच्छुदंश से मृत्यु हो रही है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, माताएं बहनों की जान जा रही है, वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ से लोग छोड़ कर भाग रहे हैं। ये सारी कुव्यवस्था जो है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल होने जा रहे हैं। इस बीच सियासी गलियारे में चर्चा है कि सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल या फिर विभागों में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि किस मंत्री की छुट्टी होगी और किसका विभाग बदला जाएगा ये फिलहाल साफ नहीं है। पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा की थी और उन्हें बेहतर काम करने के निर्देश दिए थे। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया भी पिछले साल दिए एक बयान में साफ कर चुके हैं कि पुअर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को ज्यादा दिन कैबिनेट में नहीं रखा जा सकता। पुनिया ने यह भी कहा था कि मंत्री खुद को पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री ना माने, क्योंकि सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो, इसलिए आलाकमान ने हफ्ते में एक दिन सभी मंत्रियों को राजीव भवन में बैठने के निर्देश दिए थे, लेकिन ज्यादातर मंत्री राजीव भवन में बैठ नहीं पाए। इसे लेकर भी पार्टी आलाकमान मंत्रियों को फटकार लगा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि यह मुख्यमंत्री का एकाधिकार है। वरिष्ठ नेता सभी के कामकाज की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि कामकाज की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार को जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए और फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए। मंत्रिमंडल की भी सलाह होगा, आपस में बैठ के बात होती है, फिर हाईकमांड के पास जाता है। तो ये पूरी जब भी होता है सामान्य रूप से मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार होता है ये, पर वो नॉर्मली कंसल्ट करके करते हैं। कांग्रेस के सरकार में मंत्रियों की जवाबदेही होती है। स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सारे विभागों की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। पीएल पूनिया जी भी लगातार विभागों के कार्यों पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर मंत्रियों से भी बातचीत करते हैं। ये समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के अंदर। मंत्रिमंडल में फेरबदल की यदि सियासी चर्चाएं हैं, विशद रूप से ये मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, लेकिन इन 1.5 वर्षों में जो मंत्रियों का परफॉर्मेंस रहा है या सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, उस हिसाब से यदि बातचीत करें तो निश्चित रूप से परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पेशेंट बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं उनका चिंता की बात नहीं है, बल्कि कम्युनिटी स्प्रेड होने चिंता की बात है। टीएस सिंहदेव ने आज पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कामकाज की समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आए श्रमिकों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सिंहदेव ने क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग करने को भी कहा है। पंचायत मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला पंचायतों के सीईओ से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन अवधि पूरे करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की अच्छी तरह जांच के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति देने को कहा है। राज्य संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया गया है क्वारंटीन की व्यवस्था को लेके। तो क्वारंटीन की व्यवस्था की समीक्षा हर पैमाने पे कैसा है सेंटर, बिजली, पानी, रहने की न्यूनतम व्यवस्था, शौचालय कैसा है, भोजन कैसा है, अन्य वातावरण कैसा है, स्वास्थ्य विभाग के लोग चेकअप करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं, खबर आखिरी 20,000 यूनिट तक पहुंचाना तो बड़ी चुनौती है।
छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही विधानसभा सीट खाली हो गई है। इस सीट पर आगामी 6 महीने में उपचुनाव होगा। अजीत जोगी मरवाही विधानसभा सीट से साल 2018 के चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए थे। निधन के बाद खाली हुई सीट की जानकारी गोरेला पिंडरा मरवाही जिले के कलेक्टर डी सिंह ने विधानसभा और राज्य शासन को भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी है। मरवाही सीट खाली होने के साथ ही साल 2001 के बाद 19 साल बाद इस सीट पर दूसरी बार उपचुनाव होगा। साल 2000 में अजीत जोगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तत्कालीन विधायक रामदयाल उइके ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में जोगी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में हाथियों का कोहराम जारी है। कोरबा जिले से 14 हाथियों के दल ने मरवाही में अपनी दस्तक दे दी है। हाथियों के दल ने मरवाही रेंज के सेमरदर्री और आसपास गांव में बाड़ियों में लगे केले और सब्जियों को जमकर नुकसान पहुंचाया। ये हाथी अब देवरी भी पहुंच चुके हैं, जहां वो फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं गरियाबंद में 17 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। ये हाथी जिला मुख्यालय से महज 9 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक परसूली रेंज के हरदी के जंगल में हाथी मौजूद हैं। वहीं छुरा के जंगलों में 23 हाथियों का झुंड 2 हिस्सों में बंट गया है। वन विभाग की टीम लोगों को हाथियों से दूर रखने में जुटी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथियों का दल गरियाबंद में डेरा जमाए हुए है। जिला मुख्यालय के पास है ये 17 हाथियों का दल और पहली बार इस इलाके में पहुंचा हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को इनसे दूर रखने की सलाह दे रही है। परसूली रेंज के हरदी के जंगल में ये हाथी मौजूद हैं और ग्रामीणों की जो फसल है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैकुंठपुर के भरतपुर के ज्वारी टोला में टिड्डुआ दल का जमावड़ा लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों से दवा का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। टिड्डियों को भगाने कल भी प्रयास किए गए थे। इनकी रोकथाम के लिए कृषि विभाग ने कंट्रोल रूम की स्थापना भी की है। विधायक गुलाम कमरों ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से बात भी की है। भरतपुर सोनहत विधानसभा के कुछ इलाकों में टिड्डी दल देखा गया है। यहाँ की विधायक ने टिड्डी दल पर नजर रखने के लिए 5 सदस्यीय दल का गठन भी किया है। कृषि विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोग ढोल और थाली बजाकर भी टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित श्रमिक हुए हैं। उनकी पीड़ा को समझते हुए शासन के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिले में 1765 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां प्रवासी मजदूरों की पूरी देखभाल सही ढंग से की जा रही है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही प्रवासी मजदूरों को प्रवास का दर्द झेलना पड़ रहा है। ऐसे में राजनांदगांव में आ रहे मजदूरों के लिए शासन ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की है, जहां आकर प्रवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बाघ नदी बॉर्डर से प्रवासी मजदूरों का लगातार आना हो रहा है। इस दौरान मजदूरों की तकलीफ को देखते हुए उनके निवास ग्राम तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा बसों की खास व्यवस्था की गई। जिले के विभिन्न गाँव में 1765 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर हर तरह की सुचारू व्यवस्था की गई है। इन क्वारंटाइन सेंटरों में क्वारंटीन की अवधि आरामदायक हो, साथ ही प्रवासियों को तनाव न हो, इसके लिए जिले के सीएमएचओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य अमले के द्वारा समय समय पर काउंसलिंग भी की जा रही है। जिले में 15,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, जो विभिन्न प्राथमिक शाला, सामुदायिक भवन, मिडिल स्कूल में ग्राम पंचायत की निगरानी में उनको वहाँ पर रखा गया है। पूरी भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था, पंखा, लाइट, पानी की व्यवस्था की गई है। इन क्वारंटाइन सेंटरों में कुल 15,535 प्रवासी मजदूर हैं, जो शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सुविधाओं के साथ अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासियों के लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इस क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो, इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही भोजन, शौचालय, सभी प्रकार की सुविधा प्रवासियों को दी जा रही है। सभी प्रवासी मजदूर शासन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। खाना पीना, नहाना खोना सब क्या अच्छा है सुविधा। यहाँ सुविधा तो सब कुछ अच्छी है, खाना वाना सब ठीक है।
यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सुविधा ठीक है, यहाँ चेकिंग होती रहती है, साबुन वाबुन सब मिलते रहते हैं अपने में, खाने पीने का सब है। जिले के 1765 क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए शासन की ओर से उपाय किए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से आवश्यक राशि के अलावा जिले को 25 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। नवनियुक्त जिलाधीश टी.के. वर्मा स्वयं जिले के क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। सभी क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधाएं उनको भोजन, पेयजल, बिजली और अन्य सुविधाएं दी जानी हैं वो दी जा रही है और नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन जाके उनकी जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिले के बागनदी बॉर्डर से अब तक 3 लाख मजदूर राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जिले के 1765 क्वारंटाइन सेंटरों में अभी 15,535 प्रवासी रह रहे हैं और लगभग इतने ही प्रवासी मजदूर अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी करके घर जा चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।